आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल हम लोग क्रैश कोर्स की क्लासेस को कवर कर रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर आपका पुलिस, आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड या आने वाला जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम होगा, जो कम समय में आपकी चीज़ों को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। और ये क्रैश कोर्स तभी आप लोगों के लिए फायदा है जब आपको बेसिक चीज़ें भी पता हों। अब पता लगा बेसिक अता पता है नहीं और क्रैश कोर्स के भरोसे बैठे हो तो ऐसे भी नहीं चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों, उसके बाद आपको इस क्लासेस का फायदा होगा, ठीक है। देखिए आज डे 5 है हम लोगों का। सबसे पहले आप होमवर्क लिख लीजिए जो आपको आने वाले 24 घंटों के अंदर तैयार करना है, ठीक है। होमवर्क में आप पहला लिखना जिला सीरीज के अंदर आपको जनपद कौन सा कवर करना है बच्चों। अगला वो है आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर उत्तरकाशी, ठीक है। तो जिला सीरीज का होमवर्क लिख लीजिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सीरीज से आप उत्तरकाशी कवर करोगे, ठीक है। क्या करोगे? उत्तरकाशी। जिला सीरीज का यानी अगला जिला आपका उत्तरकाशी कंप्लीट रहना चाहिए आने वाले 24 घंटों के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा विंसर ईयर बुक जो मैंने पढ़ाई थी और वन रिपोर्ट 2023 दोनों को आपने रिवीजन करना है। ऐसा नहीं ये मत समझना कि सर कितने निर्दयी हैं, लगातार होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे हैं, सभी हम होमवर्क में तैयार करें तो सर क्या पढ़ाएंगे, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये सब चीजें कराई हुई हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि हम आगे आगे बढ़ते रहे, हवा में पीछे का सब छूटता रहे। इसीलिए विंसर ईयर बुक जो 2025 में मैंने कराई हुई है प्लस वन रिपोर्ट 2023 की जो है वो इसी बार अपलोड किया है। ये मत सोचना कि 2 साल में आती वन रिपोर्ट। जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है इन दोनों को आपने क्या करना है, इस बार रिवीजन करना है, ठीक है। इन दोनों को आप उत्तराखंड के अंदर क्या करोगे, रिवीजन करोगे। यानी जिला सीरीज और विंसर ईयर बुक और वन रिपोर्ट को आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। ये हो गया आपका। हिंदी के अंदर जो आएगा बच्चों वो कौन सा पोर्सन आएगा नेक्स्ट आपका, हिंदी। आपने कल क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में, स्वर और व्यंजन पढ़े थे, ठीक है। हिंदी में आज आप क्या करोगे, एक तो विराम चिन्ह, इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और एक तो विराम चिन्ह आपको कवर करना है। इसके अलावा जो आता है बच्चों आपका हिंदी के अंदर वो कौन सा आता है, एक इंपोर्टेंट टॉपिक वहां पे है, एक वचन और एक लिंग, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। एक वचन बहुवचन वाला आता है और तीसरा एक लिंग वाला आता है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन से शब्द होंगे, क्या होंगे। हिंदी के अंदर आपको ये वाला पोर्सन आने वाले 24 घंटे के अंदर तैयार करना है। सब कराया, विराम चिन्ह भी देखोगे आप पढ़ा रखा है मैंने, वचन भी कराया, लिंग वाला चैप्टर भी कराया है, ठीक है। हिंदी जीएस के अंदर आप उसके आगे देखना वो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उसको पॉलिटी के अंदर समाहित किया है, वो हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर आपको कहां से शुरू करना उससे आगे को आप लोग देखोगे बच्चों। पहला आप क्या करना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की परिस्थितियां यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये थोड़ा सा देखना आपको। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ भारत, ठीक है। भारत में क्या क्या हलचल हो रही थी सब ब्लू सेंट वगैरह घट्टा चक्र में मिल जाएगा ये वाला पोर्शन। इसके साथ आपको दूसरा टॉपिक करना है बच्चों यहाँ पे कौन सा, महात्मा गांधी का भारत आगमन, ठीक है। सिलेबस में दिए हैं महात्मा गांधी की स्टार्टिंग के जो आंदोलन थे, महात्मा गांधी का भारत आगमन कब आए, उसके बाद कौन से, उससे पहले कहाँ थे, ठीक है। ये सब चीजें आपको कवर करनी है। महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद आपको कवर करना है बच्चों इसी में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन, ठीक है। 3 टॉपिक ही मैं बताऊंगा कहां से तैयार करने हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला, ठीक है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन और इसकी असफलता, ठीक है। असहयोग आंदोलन और उसकी असफलता के क्या कारण थे, इतना पोर्शन आपको जीएस में तैयार रखना ही रखना है। अब आपको ये कहां से मिलेगा, ये अगर आप घट्टा चक्र या लूसेंट जो भी आपके पास किताब है, क्योंकि बच्चों अगर वैसे देखोगे ये टॉपिक बहुत लेंदी है, ठीक है। ये 15-15 दिन के अंदर कवर होंगे, लेकिन आपका सिलेबस में जो टॉपिक दिया वो ग्रुप सी के एग्जाम के हिसाब से, इसके तथ्यात्मक तरीके से भी अगर आप पढ़ोगे तब भी कवर करोगे आप। घटना चक्र अगर ऑब्जेक्टिव है वहां भी मिल जाएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट जीएस है वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक दिया उसने असहयोग के अलावा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मे भी कल आपको जीएस का नाम मिले, लेकिन आने वाले 2 दिनों का ये एग्जाम हो गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा में आपको एक साइमन कमीशन, ये सब सिलेबस में दिया है, ठीक है। साइमन कमीशन, इसके अलावा दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह जो है, दांडी मार्च, इसके अलावा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज और नेहरू रिपोर्ट, ये आने वाले 2 दिनों का जीएस का पोर्शन है जो आपने क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। साइमन कमीशन, दांडी मार्च, पूर्ण स्वराज, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको कहां कहां मिलेगा। आपको चाहते हो तो आप इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, आपको घट्टा चक्र पढ़नी है तो उससे ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा, ल्यूसेंट जीएस प्लस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से मिल जाएगा, ये आपके पास कोई एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी सार वगैरह वहां से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ये आपको सिर्फ तथ्यात्मक रूप से और मोटा मोटा एक अनुमान पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। हम लोग इकोनॉमी कवर कर रहे थे, आज सिलेबस में एक टॉपिक दिया उसने आपका, वो है खाद्य सुरक्षा। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग तुरंत, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। खाद्य
सुरक्षित, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में आपको दिया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे अपने सिलेबस को, उसके एक टॉपिक दिया है बच्चों, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सही से तैयार करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले खाद्य सुरक्षा होती क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं बच्चों। एक स्वस्थ जीवन हेतु या एक क्रियाशील जीवन हेतु, आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, या आप एक्टिव हैं, आप क्रियाशील हैं, आप काम कर रहे हैं, तो एक स्वस्थ जीवन या एक क्रियाशील जीवन के लिए आपको जो आवश्यक भोजन की भौतिक व आर्थिक रूप से अगर आप समस्त जनसंख्या को दीर्घकाल के लिए अगर उपलब्ध करा रहे हैं, वही आपकी खाद्य सुरक्षा है। तो ध्यान रखना, खाद्य सुरक्षा क्या होती है, एक आप चाहो तो लिख लो, एक स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन की, आपकी लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, आपकी लाइफ एक्टिव होनी चाहिए, आप काम करने योग्य होने चाहिए, यानी एक स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन की के लिए भौतिक व आर्थिक रूप से, आप भौतिक रूप से मतलब भोजन तो है, होना चाहिए भौतिक रूप से, फिजिकली दिखना चाहिए आपको, और आर्थिक रूप से भी होना चाहिए, पैसा खरीदने के लिए भी तो होना चाहिए, खाने के लिए। तो भौतिक व आर्थिक रूप से अगर आप समस्त जनसंख्या को दीर्घकाल के लिए ये चीजें उपलब्ध कराते हो, तो वही आपकी खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा की कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला है, लिखने की जरूरत तो है भी नहीं। वैसे आपने सुन लिया कि स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन के लिए यदि आप जनसंख्या के भाग को यानी समस्त जनसंख्या को फिजिकली एंड इकोनॉमिकली यानी भौतिक और आर्थिक रूप से भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो वही क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार की खाद्य सुरक्षा होगी, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे क्यों आवश्यक है बच्चों, क्योंकि इसे भोजन में एक तो पोषक तत्व मिलने चाहिए, दूसरा भोजन के प्रति लोगों की भौतिक व आर्थिक पहुंच है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा में सिंपल सी बात है, जो खाद्य सुरक्षा ऐसे आंख बंद करके नहीं होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा में भोजन में क्या होनी चाहिए, एक तो पोषक तत्व होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी खिला दिया जाए, यानी भोजन से क्या होता है, पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या होता है बच्चों, जो भोजन है इस तक भौतिक व आर्थिक पहुंच होनी चाहिए, भौतिक व ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आर्थिक पहुंच, क्योंकि अगर आपने भौतिक व आर्थिक पहुंच सुनिश्चित नहीं की तो आपकी फूड सिक्योरिटी फेल हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, पोषक तत्व तो समझ गए आप, खाना जो होगा उसमें न्यूट्रिशन सुनिश्चित, भौतिक व आर्थिक पहुंच का मतलब क्या है, देखो आपने हमने कहा भोजन, अब भौतिक पहुंच मतलब आपको दिखना चाहिए फिजिकली कि भोजन है मेरे सामने, आप उसको पहुंच सकते हो। आर्थिक पहुंच मतलब भोजन आपको दिख तो रहा है लेकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आप फिर क्या करोगे। तो कई बार क्या हो सकता है बच्चों, कई लोगों के जीवन में भोजन की भौतिक उपस्थिति तो हो सकती है लेकिन उसको खरीदने के लिए उनके पास आर्थिक पहुंच नहीं है, या कई लोगों के पास पैसा तो है उसको खरीदने के लिए भोजन नहीं है। क्योंकि एक बार बताओ, आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, हो सकता है कि जो है उत्पादन ही ना हो, ये भी तो संभव है ना। तो ध्यान रखना, भोजन के लिए भौतिक व आर्थिक पहुंच का होना आवश्यक है और भोजन में पोषक तत्व का होना आवश्यक है, तब जाके अगर आप एक ऐसा भोजन अपनी जनसंख्या को स्वस्थ व क्रियाशील रखने हेतु दीर्घकाल के लिए उपलब्ध कराने में अगर सक्षम होते हो, तो वही क्या है, आपकी खाद्य सुरक्षा है, ठीक है। तो भारत बच्चों खाद्य सुरक्षा के मामले में अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आपको अगर ध्यान होगा, विश्व भुखमरी सूचकांक जो अभी आया है, विश्व भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, इसमें भारत की रैंक 105 है, जो 2024 की रैंक आई है 2024 के अनुसार, जो कि 2024 अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो लेटेस्ट जो है भारत विश्व भुखमरी सूचकांक में 105वें स्थान पे है, ठीक है, ये 2024 का आंकड़ा है। इससे पहले भारत 2023 के वाले में 127वें के आसपास था। तो ये जो विश्व भुखमरी सूचकांक है ये दिखा रहा है, इसमें क्या होता है बच्चों, भारत की जो अंक है इस बार 27 अंक के साथ आया भारत, 27 अंक। तो इसमें क्या होता है, जो विश्व भुखमरी सूचकांक होता है 0 से 100 तक एक मार्किंग होती है बच्चों, इस 0 वाले में सबसे कम भुखमरी होगी और 100 वाला सबसे खराब प्रदर्शन करेगा। तो भारत इसमें 27 अंक के साथ पूरे विश्व में किस स्थान पे पहुंचा है, 105वें स्थान पे पहुंचा। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकता है। स्कोर 27 पूछे, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं आपको, ठीक है, 27.3 के आसपास भारत का स्कोर है, लगभग 27.3 के आसपास, इतने अंक के साथ 105वीं भारत की रैंक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो गंभीर भूख के संकट से भारत गुजर रहा है, ये जो भुखमरी सूचकांक होता है बच्चों, बेसिकली अब यहीं पे आप बताता हूं, इसमें 4 पॉइंट के आधार पे ये हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें होता है बच्चों, पोषण का स्तर क्या है, यानी अल्प पोषण, यानी किस देश में पोषण का स्तर कम होगा, यानी पोषण के स्तर के आधार पर इसमें 4 सूचकांक होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। एक अल्प पोषण होता है, दूसरा इसमें ये देखा जाता है बच्चों की बाल बौनापन कितना है, यानी जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती ना, जो बाल बौनापन बोलते हैं उसको, यानी 3-4 मानक हैं इसके अंदर आप लोग को रखना पड़ता है। अल्प पोषण है, बाल बौनापन है, शिशु दुर्बलता और शिशु मृत्यु दर, यानी बच्चे कमजोर हैं, छोटे बच्चे 5 साल से कम के, ठीक है, शिशु दुर्बलता और शिशु मृत्यु दर,
शिशु मृत्यु दर। ये 4 पॉइंट के आधार पे हम लोग विश्व भुखमरी सूचकांक निकालते हैं। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, कोई ऐसा सरकारी संस्था नहीं है जो ये आंकड़े निकालता है, शायद जर्मनी और कुछ है। तो आपका ये होमवर्क होगा कि विश्व भुखमरी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, इसके कमेंट बॉक्स में, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर होना चाहिए और आपकी कॉपी में इसका आंसर होना चाहिए। गूगल ढूंढो, कहीं से ढूंढो, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सी संस्था निकालती है आपको चेक करना है। तो देखना आपको खाद्य सुरक्षा में फिर भी भारत अभी काफी पीछे है। कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जो भारत सरकार में यूज की गई थी, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा तक पहुंच या लोगों को पोषण के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। उसके अंदर 2 स्कीम आती है, एक तो NRHM आती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लिखो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, यानी ग्रामीण या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 12 अप्रैल 2005 से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12 अप्रैल 2005। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 12 अप्रैल 2005 से। और इसी के साथ एक और प्रोग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी समेकित बाल विकास योजना, जो कि 1975 की है। ये भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है बच्चों, इसको लिखना, समेकित बाल विकास योजना, समेकित बाल विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975। और NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2 स्कीम ऐसी हैं जिसने कहीं ना कहीं भारत में जो है एक स्वास्थ्य स्तर या पोषण के स्तर को बेहतर बनाने के लिए की दिशा में कार्य किया था। तो कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ये यहां से खाद्य सुरक्षा से आपके पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक पॉइंट होना चाहिए, एक कर्व होता है बच्चों, उसका नाम बोलते हैं वर्क कैपेसिटी। वर्क कैपेसिटी किसके मध्य संबंध दिखाता है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्क कैपेसिटी लिखो, वर्क कैपेसिटी आखिर किस किस के मध्य संबंध दिखाता है, वर्क कैपेसिटी, ठीक है। ये किसके मध्य संबंध दिखाता है अगर आपसे पूछता है तो वर्क कैपेसिटी बच्चों न्यूट्रिशन और वर्क कैपेसिटी के मध्य संबंध दिखाता है, ठीक है। आपकी पोषण की क्षमता कितनी है और उसके बाद उस पोषण के आधार पर आप कितनी कार्य क्षमता है आपके अंदर, तो उसके बीच संबंध दिखाता है। तो लिखो पोषण व कार्य क्षमता के मध्य संबंध दिखाता है, ठीक है, के मध्य संबंध। यानी इसका कर्व अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का बनता है, रफली बता रहा हूं मैं आपको। सपोज ये पोषण का स्तर है, पोषण, और ये वर्क कैपेसिटी है, ठीक है। ये इस टाइप से बनता है कर्व बच्चों, ये इस टाइप से बनता है भारत में कुछ, ठीक है। 0 पे 0 होगा, थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा ये ऊपर ही जाएगा, फिर यहां से धीरे धीरे फ्लैट होने लग जाता है, क्योंकि ये वर्क की कैपेसिटी बढ़ती है, पोषण के स्तर कम होता है तो काम कम कर पाते हैं लोग, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपको ये पता होना चाहिए वर्क कैपेसिटी किसके मध्य संबंध दिखाता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो बनता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। लिखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया अगर पूछता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक्ट संसद के द्वारा बच्चों कानून पास किया गया, ये एक्ट है 2013 का, ठीक है। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण के उपयुक्त स्तर, यानी एक भारत की संविधान का अनुच्छेद है, उसका नाम है पोषण का उपयुक्त स्तर। पोषण का उपयुक्त यानी सही स्तर क्या होना चाहिए किसी अंदर, ये बताता है संविधान का आर्टिकल 47, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 ये बताता है कि किसी इंसान में पोषण का उपयुक्त स्तर होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद के अंतर वर्णन किया गया, अनुच्छेद 47। ये पोषण का उपयुक्त स्तर, इस कॉन्सेप्ट को साकार करने हेतु भारत में क्या लाया गया बच्चों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है नीति निर्देशक तत्वों से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 47 किस में आता है बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी का वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 36 से
51 के ए तक या 51 तक, ठीक है। तो 51 तक डीपीएसपी है, भाग 4 जिसको बोलते हैं संविधान का भाग 4। इसी के अंदर एक आर्टिकल आता है बच्चों 47। इस 47 में क्या कहा गया है, पोषण का उपयुक्त स्तर। किसमें कहा गया 47। इसी पोषण के उपयुक्त स्तर को देखते हुए बच्चों भारत में क्या लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब मेन क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में क्या आता है बच्चों, ये जो एक्ट है खाद्यान्न का कानूनी अधिकार उचित कीमत पर देता है, ठीक है। ये जो अधिनियम है ये क्या देता है, लिखो इसके नीचे लिखो, खाद्यान्न का कानूनी अधिकार उचित कीमत पर, अधिकार उचित कीमत पर। यानी ये जो है भारत में अगर पूछता है कौन सा अधिनियम कानून उचित कीमत पर, कानूनी भारत खाद्यान्न का कानूनी अधिकार उचित कीमत पर, ठीक है। अगर ये पूछता है कभी कि भारत में कौन सा अधिनियम खाद्यान्न का कानूनी अधिकार उचित कीमत पर देता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 हो जाएगा, ठीक है उसका आंसर। इसमें क्या किया है बच्चों, ग्रामीण लेवल की 75% जनसंख्या और शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को कवर करने का प्रावधान है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 50% जनसंख्या को कवर करने का प्रावधान करता है, ठीक है। कौन सा, ये अधिनियम। तो आपको पूछेगा अगर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कितनी ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को इसमें कवर करने का प्रावधान है, तो 75%, शहरी क्षेत्र का पूछेगा तो 50%, ठीक है। इसके अंदर तो सबसे मेन चीज आपकी आती है बच्चों, इसमें अगर कोई बंदा बीपीएल नहीं है तो भी उसको कवर किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसके लाभार्थी कौन है, इसमें ध्यान सुनना। पता लगा ये पूछ दिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर किसे लाभार्थी बनाया गया, वहीं आत्मा परमात्मा के पास चलेगी, वहीं पर बेहोश हो गए। बोला सर पढ़ाया तो था, थोड़ा सा सर उन दिनों आईपीएल चल रहा था, ध्यान भटका हुआ था ड्रीम 11 की ओर। और उसके अलावा सर कभी कभी क्या होता, गर्मियों के दिन थे सर, नींद आ रही थी तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया सर, फिसल गए वहां पर, और पेपर में आया वहीं पर आत्मा परमात्मा से मिल गई, आत्मा वहीं पर जो है बच्चों बेहोशी के आलम में पहुंच गई। तो उससे पहले कि आपको ये कहने की नौबत आए, यहाँ पे सुनना इस अधिनियम के लाभार्थी कौन है, आखिर किसको इसका बेनिफिट मिलता है। देखो एक कवर बना, एक ये बनाता हूं बच्चों में, देखो एक लाइन बनाई, हमें एक लाइन खींचते हैं। हमने कहा कि प्रति माह कोई व्यक्ति अगर इतना रुपया खर्च करता है, उपभोग करता है, उसको हम बीपीएल बोला गया, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी इस रेखा से नीचे के लोग, यानी इसमें 1000 भी हो सकता है, 2000, 1500 जो भी है, इससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोग क्या होंगे, बीपीएल होंगे, ठीक है। इससे नीचे जीवन यापन करने वाले होंगे तो इससे ऊपर क्या होंगे बच्चों, एपीएल होंगे। इससे ऊपर क्या हो जाएंगे, एपीएल। यानी यहां से ऊपर को क्या होगे, एपीएल होगे, इससे नीचे को क्या होगे बच्चों, बीपीएल होगे, ठीक है। और इससे ऊपर के लोग तो छोड़ दो, फिर वो लग्जरी लोग होंगे, ठीक है, लग्जरी व्यक्ति हैं वो, मतलब वो हाई फाई लोग हैं, उनको छोड़ दो। अब बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे गरीब है, कोई आदमी 1000 रुपया कमाता है, 1000 रुपए से कम कमाता है, अगर हमने उसको कहा कि वो बीपीएल है, 1000 रुपए से कम, सपोज वो 900 रुपए कमाता है, तो आप इसको किसमें रखोगे, बीपीएल में। एक आदमी 100 कमाता है, इसको किसमें रखोगे, बीपीएल में। एक 900 कमाता है, एक 100 कमाता है, दोनों बीपीएल हो गए नियम के अनुसार। लेकिन सोचो कहां रह गया 900, कहां रह गया 100। तो ये 100 है ना बच्चों, गरीबों में भी गरीब है, गरीबों में भी गरीब, इसको बोलता है अंत्योदय परिवार, ठीक है। तो ये इधर होगा कहीं, ये यहां पर होगा। ये वाली जो लाइन है इससे नीचे बच्चों, ये वाला जो मैंने कर्व बनाया, इसको बोला गया अंत्योदय, अंत्योदय, ठीक है। अंत्योदय मतलब गरीबों में भी गरीब, ठीक है, समझ गए इसमें। अब देखना बच्चों, ये इससे ऊपर को क्या है, बीपीएल से ऊपर को एपीएल है, ये वाला पोर्शन जो है एपीएल है, ध्यान रखना, एबव पॉवर्टी लाइन। यहां से नीचे को सब बीपीएल है, ये पूरे यहां से बीपीएल है, लेकिन बीपीएल में भी एक अलग कैटेगरी है बच्चों, अंत्योदय है। तो ये ध्यान रखना, इस एपीएल से पूरा नीचे अंत्योदय के ऊपर ऊपर तक जो आता है बच्चों, उसको बोलते हैं प्राथमिक परिवार। ये एपीएल से ऊपर यहां तक, ये देखना एपीएल की लाइन से ये अंत्योदय से ऊपर तक, अंत्योदय से ऊपर, इसको बोलते हैं प्राथमिक परिवार, प्राथमिक परिवार। तो यही हैं बच्चों इसके लाभार्थी। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी दो कैटेगरी के परिवार हैं, एक को बोला गया प्राथमिक परिवार और दूसरे को बोला गया क्या बच्चों, अपने आप में अंत्योदय परिवार,
अब प्राथमिक परिवार में आपका एपीएल भी आ गया, बीपीएल भी आ गया, और उससे नीचे का तीसरी कैटेगरी आ गई बच्चों अंत्योदय। ये दो परिवार हैं। इससे पहले कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए, यहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। अब देखना इसके लाभार्थी मैंने आपको बता दिया, पेपर में आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान से समझना। इसमें जो बच्चों प्राथमिक परिवार और अंत्योदय परिवार वालों को जो है बच्चों चावल, गेहूं और मोटा अनाज दिया जाता है। इसमें दिया क्या जाता है, कौन से अनाज शामिल किए गए, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। इसमें अनाज यानी फूड कौन कौन सा है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अनाज है बच्चों इसके अंदर गेहूं प्लस चावल प्लस मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है। तीन टाइप के अनाज इसमें शामिल किए गए हैं, गेहूं, चावल और मोटा अनाज। ध्यान से समझना, इसमें सबसे महंगा चावल है बच्चों। चावल जो है 3 रुपया पर केजी है। चावल दिया जाएगा 3 रुपया प्रति केजी। गेहूं दिया जाएगा बच्चों इसमें 2 रुपया प्रति केजी, और मोटा अनाज दिया गया इसमें 1 रुपया प्रति केजी, ठीक है। पर केजी 1 रुपया। अंत्योदय जो परिवार होंगे बच्चों, गरीबों में भी गरीब, उनसे कहा गया कि आपको 35 प्रति केजी आपको परिवार को राशन मिलेगा, ठीक है। अंत्योदय परिवारों को 35 केजी प्रति मंथ राशन मिलेगा, ये ध्यान रखना। और जो प्राथमिक परिवार हैं बच्चों, उनको क्या मिलेगा, प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज। 3 है तो 15, 4 है तो 20, 5 है तो 25 केजी, ठीक है। तो प्राथमिक परिवारों को इसमें जो टारगेट किया गया है बच्चों, वो दिया गया प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 केजी, ठीक है। लिखो प्राथमिक परिवार को, ये प्राथमिक परिवार है ना, इसमें प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार, हर परिवार के प्रति व्यक्ति को 5 केजी प्रति मंथ मिलेगा। समझ गए आप। अंत्योदय में कितने भी हैं 35 केजी मिल गया, भले 2 ही आदमी रहते हो, लेकिन प्राथमिक परिवार में 5 केजी प्रति परिवार मिलेगा प्रति मंथ, ठीक है। मतलब पर व्यक्ति के हिसाब से 10 आदमी तो 50 किलो भी मिल जाएगा। तो अनाज के अंदर कौन से शामिल किए गए हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर किसको शामिल किया गया है, प्राथमिक परिवार किसे कहते हैं, एपीएल कौन है, बीपीएल कौन है, अंत्योदय कौन है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चों इसके अंदर कई प्रावधान है, हमने पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है। जैसे इसमें अगर टाइम पे खाना नहीं दिया गया, फूड नहीं, उसको भत्ता मिलता है, परिवार को अलाउंसेज मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी में 6 माह तक के बच्चे, मतलब 6 माह जो कह रहा हूँ 6 साल तक के बच्चे हैं, शिशु बच्चे, उनको वहां पे पोषण युक्त खाना मिलता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में भी खाना दिया जाता है। इसके अलावा जो गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं बच्चों, उनको आंगनबाड़ी स्तर पर पोषण युक्त भोजन दिया जाता है। इसकी शिकायत के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर हैं। इसके लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन बनाया गया, फूड सिक्योरिटी कमीशन है, इससे वहां भी आप जा सकते हैं। और कई प्रकार की इसमें बच्चों क्या है, एक ऑडिट भी किया जाता है अनाज वगैरह का। वो सब हमने नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बोला इसको मोटे मोटे कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो या सुने रखो। ध्यान रखना कभी पेपर में कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। ये था बच्चों खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आपका इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं। मातृत्व लाभ हेतु भी इसमें 6000 रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी मातृत्व लाभ हेतु 6000 का प्रावधान है। बेसहारा लोग हैं जो, उनके लिए प्रावधान है। प्राकृतिक आपदा से जो जूझे हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में भोजन का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है फूड का। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें आंगनबाड़ी लेवल पे पोषण युक्त भोजन के प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 5000 रुपया काटा जाएगा कोई अगर कर्मचारी इसमें वो करता है, मतलब अनुबंध करता है, इसमें कुछ मतलब उसको पकड़ा गया कुछ गलत करते हुए 5000 रुपए तक का जुर्माना है। डीजीआरओ लेवल का इसमें एक अधिकारी है जो कि जिले लेवल पे होगा। साथ ही साथ बच्चों इसमें एक समितियों का गठन किया है, सतर्कता समिति, खाद्य सुरक्षा आयोग बनाएंगे। ये सब चीजें हैं इसमें, ये सब हमने इतना यहाँ कवर नहीं करना है, ठीक है। कल हमने हिंदी के अंदर एक पोर्शन कवर किया था बच्चों जिसका नाम था सरकारी पत्र। आज हम देखेंगे इसके अंदर अर्ध सरकारी पत्र। हेडिंग डालिए अर्ध सरकारी पत्र। खाद्य सुरक्षा से क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग क्या करना, गूगल डालना, गूगल पे ये लिखना खाद्य सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। क्या लिखोगे गूगल पे, खाद्य सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, तो आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। लिखो अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। पहला लिखना, व्यक्तिगत रूप से ये पत्र जारी किए जाते हैं जो कि अधिकारी से अधिकारी सरकारी कार्य हेतु होता है, ठीक है। देखना पहला पॉइंट लिखो, व्यक्तिगत रूप से होते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, ये पत्र जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से जारी किए जाते हैं। जैसे आप एक अधिकारी, मैं दूसरा हूं, तो हम दोनों के बीच जो पत्राचार होगा यानी इंडिविजुअल पत्राचार होगा, भले ही कार्य सरकारी हो, तो व्यक्तिगत रूप से जारी होने वाले पत्र कौन से होते हैं, अर्ध सरकारी। दूसरा, अधिकारी से अधिकारी को भेजे जाते हैं बच्चों, ये अधिकारी टू
अधिकारी भेजे जाते हैं। ठीक है, अधिकारी से अधिकारी को ही ये पत्र क्या किए जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य होता क्या है बच्चों, विशेष ध्यान आकर्षण का, सूचना का विशेष ध्यान आकर्षण करते हुए सूचना का संप्रेषण या प्राप्त सूचना की जानकारी देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, किसी मैटर पे विशेष ध्यान आकर्षण हेतु, लिखो किसी मैटर पे या किसी बिंदु पे विशेष ध्यान आकर्षण हेतु, यानी एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी को विशेष ध्यान आकर्षण करना है, विशेष ध्यानाकर्षण हेतु। ठीक है, यानी एक विशेष ध्यान आकर्षित करना है किसी सूचना की प्राप्ति या किसी सूचना को मांगने हेतु। ठीक है, यानी किसी सूचना किस मैटर पे, कोई भी मैटर होगा, जैसे हमने कोई चिट्ठी भेजी, उसने बताया कि मुझे सूचना मिल गई या कोई सूचना चाह रहा है, इसके संबंध में विशेष ध्यान आकर्षण हेतु ये पत्र जारी किए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से ये पत्र जारी होते हैं, अधिकारी से अधिकारी को ये पत्र भेजे जाते हैं, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं तो यही है बच्चों की, अधिकारी से अधिकारी को भेजे जाते हैं। इसमें कभी कभी बच्चों एक कॉन्फिडेंशियल यानी मामला गोपनीय हो सकते हैं और शीघ्र कार्यवाही के मामले में भी इसको जारी किया जा सकता है। ठीक है, लिखो गोपनीय मामलों में भी इसे जारी किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल गोपनीय मामलों में भी जारी किया जाता है, गोपनीय मामलों में भी जारी किया जाता है। किसी विषय पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु भी इसको जारी किया जाता है, शीघ्र। ठीक है, कार्यवाही हेतु, शीघ्र कार्यवाही हेतु भी इसको जारी किया जाता है, शीघ्र कार्यवाही हेतु भी इसको जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, शीघ्र कार्यवाही हेतु ध्यान किया जाता है। प्रायः समान स्तर के अधिकारियों को बच्चों ये पत्र जारी किए जाते हैं और किसी अधिकारी विशेष नाम से प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, लिखो प्रायः समान स्तर के अधिकारी को जारी होते हैं, प्रायः समान स्तर के अधिकारी को ये क्या करते हैं वाला पत्र हम लोग जारी करते हैं। दूसरा, अधिकारी के नाम से इसको प्रेषित किया जाता है। ठीक है, इसे कोई कार्यालय के नाम से नहीं होगा, जैसे कोई ऑबॉस अधिकारी है तो सेवा में या प्रिय या सेवा में डैश डैश है उसके नाम से। ठीक है, अधिकारी विशेष के नाम से प्रेषित होते हैं, जो भी उसका नाम होगा। ठीक है, अधिकारी, और तो जैसे कार्यालय के नाम से आते हैं ना, विशेष के नाम से प्रेषित, मतलब इसको जो लेटर मिलेगा वो खुद ही ओपन करेगा, वो ऐसा नहीं कि उसका कार्यालय खोलेगा, तो ये उसी अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, उसी के नाम से प्रेषित किया जाता है, तो वही खोलता है इसको। ठीक है, और इसमें गोपनीय, इसकी शैली जो होती है बच्चों बेसिकली व्यक्तिगत होती है, अर्थात उत्तम पुरुष और द्वितीय पुरुष, यानी मैं और आप। ठीक है, शैली क्या होती है इसकी, व्यक्तिगत। शैली कैसी होती है इसकी, व्यक्तिगत मतलब इसमें जो शैली होती है मैं और आप जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका मतलब होता है उत्तम पुरुष और द्वितीय पुरुष। ठीक है, लिखो उत्तम पुरुष व द्वितीय पुरुष, जैसे मैं, आप, इस प्रकार के इसमें शब्द यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, इसका मतलब ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, लिखो अनौपचारिक पत्र, यानी औपचारिकता नहीं होती है इसमें। ठीक है, अनौपचारिक पत्र ये होते हैं, जैसे कि सरकारी पत्र औपचारिक थे तो ये अनौपचारिक पत्र हो गए। गैर सरकारी व्यक्तियों को भी बच्चों ये सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, तो लिखो गैर सरकारी व्यक्तियों को भी सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित, गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित, सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित, ठीक है, गैर सरकारी व्यक्तियों को सरकारी प्रयोजन हेतु प्रेषित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। और अंत में बच्चों इसका भवदी, भवनिष्ठ या आपका साध्वी जैसे शब्द युक्त है। ठीक है, आपका सद्भावी वगैरह। ठीक है, लिखो अंत में भवदी, भवनिष्ठ और सादर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंत में भवदी, भवनिष्ठ व सादर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रारूप देख लो, का प्रारूप। ठीक है, इसका भी प्रारूप ध्यान रखना, बस ये पूछता है कि कहां पे क्या लिखा जाएगा, आप एक रफ डायग्राम बना के इसका प्रारूप समझने की कोशिश करना है। ठीक, सबसे टॉप में बच्चों यहां पे क्या रहता है, जो बाएं साइड है, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, पदनाम व पता। ये जैसे बाएं साइड होगा ना, लिखो प्रेषक का नाम, पदनाम व पता, यानी कहां पे आ रहा है, सबसे टॉप में यहाँ पे लेफ्ट साइड। यहाँ उसकी मुहर होती है बच्चों, जो भी कार्यालय होगा ना, यहाँ पे एक प्रकार की कार्यालय की वो जहां से जारी होगा मुहर टाइप की होगी, ये मुहर टाइप की होती है, वो लेटर पैड बने होते हैं। और इसी के दाएं साइड जो आता है बच्चों, राइट साइड, अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग या कार्यालय का नाम, स्थान व दिनांक। ठीक है, यहां पर आएगा टॉप में अर्धशासकीय पत्र संख्या,
यानी अर्धशासकीय पत्रांक, यानी पत्रांक यहाँ पर आता है कार्यालय या विभाग का नाम, विभाग का नाम, ठीक है। और यहाँ पे स्थान या दिनांक, स्थान व दिनांक। तो आप ये समझ गए ना। देखो अगर आपसे पूछता है कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक के नाम, पदनाम व पता कहाँ रहते हैं, टॉप में लेफ्ट साइड। अर्धशासकीय पत्रांक कहाँ रहता है, टॉप में लेफ्ट साइड, राइट साइड। कार्यालय विभाग का नाम टॉप में राइट साइड, स्थान दिनांक टॉप में राइट साइड। उसके बाद जैसे ही आपने ये शुरू किया, यहां से आप सीधे विषय भी लिख सकते हो चाहो तो, या पीरियड सीरीज ये वो, जैसे सपोज विषय अगर लिखना है नहीं लिखना है जो भी होगा, कई जगह विषय रहता है कई जगह नहीं रहता है, ठीक है। आपने यहाँ से जरूरी नहीं कि विषय लिखो और जरूरी ऐसा भी नहीं कि विषय नहीं लिखते, सीधे आप सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद नीचे आप क्या करोगे, इसमें शुरुआत ही पीरियड सीरीज और बॉसो करके होती है, ठीक है। पीरियड सीरीज, मित्र सीरीज, ऐसे मतलब एक दोस्ताना लेटर, ठीक है। पीरियड सीरीज और बॉ ये नाम जो भी होगा, ठीक है, उसका नाम आया। उसके बाद सीधे आप यहाँ से मेन कंटेंट लिख दोगे, यानी जो आपका विषय है, ठीक है। ये यहाँ से आप इसका मेन मुख्य भाग आ जाएगा लेटर का, ही आपका यहाँ से लेटर का मुख्य भाग, ये लेटर एंड हो गया। जैसे ही लेटर एंड हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं सादर या भवनिष्ठ या जो भी है, ठीक है। सादर, आपका, भवनिष्ठ, ये वो, इस टाइप के शब्द का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भवदी, भवदी मतलब भेजने वाला, ठीक है। जैसे कल बताया था ना आपको, भौदी यानी जो भेजने वाला है उसका नाम आता है, यानी उसके हस्ताक्षर उसका नाम आएगा, ठीक है। उसका हस्ताक्षर आएगा और इसके नाम आएगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें, ये तो आपने देख लिया। इसमें क्या होता है, जैसे आपने इसका नाम कर दिया ना, इसके ठीक नीचे इस साइड में जैसे जो नाम का अब आपको दिखेगा नहीं, आप अपनी कॉपी में कैसे करना, आप यहां तक पहुंच गए, अब मैं इससे नीचे लिखूंगा तो आपको यहां दिखेगा नहीं बोर्ड में। सपोज ये कंडीशन मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे नाम है ना, नाम के ठीक सीध में उसके नीचे से शुरू करना, इस साइड पे। इस साइड पे क्या आता है बच्चों, जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, पदनाम व पता, यानी प्रेषित का नाम। जैसे ये है ना, ये लाइन है, इसके ठीक नीचे क्या आएगा बच्चों, उसके ठीक नीचे लिखना प्रेषित, यानी जिसको भेजा जा रहा का नाम, पदनाम व पता। अब ये पूछेगा कि अर्ध सरकारी पत्र में जिसे पत्र भेजा जा रहा अर्थात प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता किस स्थान पे रहता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बॉटम में, नीचे बाईं ओर, ठीक है। ये नाम वाला है ना, इसके ठीक नीचे से आपने इस पोर्शन पे लिखना है। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, मैंने वहां लिख दिया, ये वाला पोर्शन यहां लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका अर्ध सरकारी पत्र में कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका अर्ध सरकारी पत्र। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला सीरीज के अंदर आपने लास्ट टाइम जो मैंने आपको टिहरी पढ़ाया था, मतलब टिहरी का रिवीजन था, वो आपने किया होगा, ठीक है। टिहरी के रिवीजन पे आप जल्दी आ जाइए। परसों अल्मोड़ा वाले में बच्चे कहते थे कि 5 जिलों को 6 जिलों को छूता है, वो बोलने में मिस्टेक हुई थी बच्चों, वो तो कॉमन सेंस आप सबने कर ही लिया होगा। चमोली है उसमें बागेश्वर है, उसमें पौड़ी है, उसमें नैनीताल है, उसमें चंपावत है, उसमें पिथौरागढ़ है, ठीक है। जोड़ लेना, 6 जिले होंगे शायद। तो देखना टिहरी गढ़वाल जो बच्चों अगला आता है, वो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी व देहरादून, यानी 4 जनपदों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। आपको सिर्फ मैप देखना है। बाकी गढ़वाल क्षेत्र में ये जो पढ़ा रखा है, इसमें सुदर्शन साह द्वारा टिहरी को राजधानी कब बनाया गया था, सब इतिहास का पोर्शन है। कब बनाया गया था टिहरी को राजधानी, 1815 में, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना का संगम लिखा हुआ है, कहां पे होता है, टिहरी में होता है। टिहरी को पुराणों में क्या कहा गया है, गणेश प्रयाग कहा गया है। धनुष तीर्थ भी इसका नाम आता है केदारखंड में, तो ध्यान रखना केदारखंड में धनुष तीर्थ किसको कहा गया है, टिहरी को। गणेश प्रयाग पुराणों में टिहरी को कहा गया है। भागीरथी और भिलंगना का संगम इसमें पढ़ा रखा है। और टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था बच्चों, 1 अगस्त 1949 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र शाह के समय हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। टिहरी से उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग 2 जिले बने, जो कि 1960 में उत्तरकाशी बना और 1997 यानी 1997 में कौन से जनपद का गठन किया गया, अपने आप में रुद्रप्रयाग। ये सब कॉमनली बेसिक चीजें हैं, ठीक है। भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा व बालगंगा नदियां इस जनपद को छूती हैं बच्चों, ठीक है। भागीरथी और भिलंगना तो पता है, भिलंगना कहां से निकलती है, खथलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी कहां से आती है, गोमुख के आसपास से आती है। और ये टिहरी होते हुए देवप्रयाग में किसके साथ संगम करती है बच्चों, अलकनंदा के साथ। देवप्रयाग में किन दोनों नदियों का संगम है, भागीरथी व अलकनंदा का, जिसे सास बहू के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से नदी क्या कहलाती है बच्चों, अपने आप पर गंगा कहलाती है, ठीक है। भागीरथी की सहायक नदियां आपको परीक्षा वाणी में भी मिल जाएंगी, यहाँ पे भी मिल जाएंगी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। भागीरथी की प्रमुख सहायक है बच्चों रुद्रगंगा, जहानवी या जाड़ गंगा, केदारनाथ, असीम गंगा,
मिलुन गंगा और सिया गंगा, ये जितने गंगा गंगा लगे सब भागीरथी की सहायक हैं। और भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक जो है भिलंगना है, जो कि टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और भागीरथी और जाह्नवी का संगम भैरवघाटी। अब आपको क्या करना है, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे और नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों भिलंगना के बारे में पढ़ा रखा है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है जो कि टिहरी में। इसकी सहायक नदियां देख लेना ऊपर ऊपर ही, मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, वो बाल गंगा। ठीक है, साथ ही साथ अलकनंदा के बारे में यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। अलकनंदा नदी के बारे में मैंने आपसे बोल रखा है कि नदी वाला पूरा आप परीक्षावाणी से तैयार करना। संतोपत शिखर से, चमोली से निकलती है बच्चों, सहायक नदियां इसकी लिखी हुई हैं। देवप्रयाग में किससे मिलती है, अपने आप में ये एक प्रकार से देखा जाए तो भागीरथी से निकल मिलती है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, यहां पर मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैंने ये जो अलकनंदा है बच्चों, इसकी सारी सहायक नदियां एक जगह कवर कराई हैं। ये सहायक नदियों के बारे में पूरा पढ़ना, जितने भी पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग के अंदर आप विष्णु प्रयाग से लेके, नंद प्रयाग से लेके, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन सभी में अलकनंदा से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आपका तैयार रहना चाहिए। इस पंचप्रयाग का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा, जिला सीरीज के अंदर मैंने आपको कराया, वो तैयार रहना चाहिए। और इसके अलावा जो अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो तैयार रहना चाहिए। मैं यहाँ पे ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदियां, क्योंकि ये तो फैक्ट है, आपको खुद ही तैयार करनी पड़ेंगी। पंचप्रयाग मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, अगर आपको ध्यान होगा इस उत्तरकाशी वाले वीडियो में देखना। विष्णु प्रयाग, केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, केशव प्रयाग नहीं आता, ठीक है। पंचप्रयाग में ध्यान रखना, पंचप्रयाग में केशव प्रयाग को शामिल नहीं करते हैं, वो अलग सा प्रयाग है। तो नॉर्मली मैंने आपको केशव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग बहुत अच्छे से एक मैप से समझाया हुआ है, इसको यहीं पे तैयार कर लेना, कौन सी नदी कहां पे मिलती है। देवप्रयाग के बारे में पढ़ा रखा है बच्चों, भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, सासु बहू के नाम से जाने जाते हैं। दो कुंड यहाँ पे हैं, ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड, कहां पे पूछता है, देवप्रयाग में, ठीक है। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का आदि शंकराचार्य ने जिसकी स्थापना की थी, वो देवप्रयाग में ही स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देवप्रयाग को एक अन्य नाम से जाना जाता है बच्चों, इंद्रप्रयाग, और यहाँ पर सुदर्शन क्षेत्र भी इस इलाके को कहा गया है, ठीक है। चंद्रबनी जो कि उत्तरकाशी टिहरी में चंद्रकूट पर्वत पे है बच्चों, अखंड ज्योतिष प्रज्वलित होती रहती है, और भुवनेश्वरी का पीठ है, सब छोड़ दो। चंबा प्रतिवर्ष कब मेला लगता है यहाँ पे, 21 अप्रैल को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और किसकी याद में लगता है बच्चों, गब्बर सिंह की याद में, ठीक है। धनौल्टी और कैंपटी फाल यहाँ पर क्या है बच्चों, पर्यटक स्थल है। नरेंद्र नगर के बारे में आप जानते हैं, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी। इसके अलावा सुरकंडा देवी मंदिर आप जानते हैं, एकमात्र सिद्धपीठ जहां गंगा दसरा को विशाल मेला लगता है, वो कौन सा है, सुरकंडा। और सुरकंडा देवी का मंदिर कहां पड़ता है, मसूरी से आगे, धनौल्टी से अगर आप आगे जाओगे तो टिहरी जनपद में पड़ता है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर आपको अच्छे से पता है कि टिहरी जनपद में पड़ता है, नाग टिब्बा, बूढ़ा केदार दोनों ही टिहरी में। विश्वनाथ गुफा, जैसे वशिष्ठ गुफा है तो इसी तरीके से विश्वनाथ गुफा भी आदि शंकराचार्य की तप स्थली रही है, ये कहां पर है बच्चों, टिहरी जनपद में, ठीक है। इसके बाद भिलंगना के बारे में पढ़ा रखा है, बालगंगा, भागीरथी और इसकी सहायक नदी है। टिहरी डैम के बारे में थोड़ा सा देख लेना, टिहरी डैम कब से शुरू हुआ, किसके सहयोग से हुआ, कितनी इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ कोटेश्वर बांध के बारे में पढ़ा रखे, जो कि भागीरथी नदी पे है बच्चों, इसको भी आपने चेक करना है, ठीक है। टिहरी बांध के बारे में पढ़ा रखे, बहुत ज्यादा नहीं आता, पहले इसको स्वामी राम तीर्थ बांध भी यहीं पर स्थित है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। कितनी इसकी हाइट है, 260.5 मीटर, एशिया का सबसे ऊंचा डैम इसको बताया जाता है। और ये इसके बारे में योजना आयोग ने कब परमिशन दी, क्या दी, अब ये नहीं पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। इसको टिहरी डैम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। इसके बाद बच्चों आपका टिहरी की प्रमुख झीलें, अब प्रमुख झीलें कौन पढ़ाएगा आपको, बताओ, मैं रटाऊंगा थोड़ा, आपको झील तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी ना यार, ये खुद फैक्ट है। सहस्त्र ताल है, यम ताल है, महासर ताल है, बासुकी ताल है, मंसूर ताल है, और अप्सराया आछरी ताल है, ये सब के सब कहाँ है, टिहरी जनपद में। कौन से यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ एक भाई बहन के ताल के नाम से जानी जाती है, महासर ताल को भाई बहन के ताल के नाम से जाना जाता है, ये रिवीजन में ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। बाकी बासुकी ताल का पानी जो है लाल पानी के बारे में जाता है। बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे, कौन सी ताल कहां है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है यहाँ पे से, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर हो गया, कैंपटी फॉल हो गया। टिहरी के बुग्याल और ताल तो आपको इन जनपदों में पढ़ने ही पड़ेंगे, ये आपके फैक्ट हैं। मासर ताल बुग्याल, जोराई बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, पावाली कांठा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी की सीमा भी बनाता है, ठीक है। अप्सारो या कोहली बुग्याल, खारसोली बुग्याल, ये सब के सब कहां है बच्चों, टिहरी जनपद में स्थित है। प्रमुख मंदिर मैंने आपको बता दिया, कुंजापुरी मंदिर, ये सब नहीं आता, एक यहाँ पे जो अपने आप में सुरकंडा देवी का मंदिर है, चंद्रबदनी मंदिर और सेम नागराज मंदिर, सेम मुखेम मंदिर नाग देवता का मंदिर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेम नागराज में किसकी पूजा होती है, सेम मुखेम में नाग देवता की पूजा होती है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सुरकंडा देवी, बूढ़ा केदिर, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में आई है, ठीक है। बाकी इतने इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। पलेठी का सूर्य मंदिर, ये ध्यान रखना, हिंडोल खाल टिहरी देवप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है, पलेठी का सूर्य मंदिर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी के जो प्रमुख मेले हैं, गब्बर सिंह मेला चंबा में लगता है 8 अप्रैल, 21 अप्रैल भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा नागेंद्र सकलानी मेला, सुरकंडा मेला टिहरी में ही हुआ, कुंजापुरी पर्यटक विकास मेला, ये कुछ नहीं आता पेपर में आप, ठीक है।
इतने मेले कुछ नहीं पढ़ने। नागराज से मुखिम का मेला पड़ जाना एक लोग, आप लोग एक चंद्रबदनी का मेला 2, इसके अलावा रणभूत कौतिक भी लगता है टिहरी में, ठीक है। बाकी इसमें बच्चों कुछ प्रमुख तथ्य हैं। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1946 में देवप्रयाग में बना था, आचार्य पंडित चक्रधर जोशी ने इसको बनाया था। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी में, ये टीएसडीसी वाला। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान रघुनाथ परिषद देवप्रयाग में है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राज्य की जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है नरेंद्र नगर टिहरी में, आप उसी की तैयारी भी कर रहे हैं। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहां पर अपने आप इसमें, यहीं पे कोटी टिहरी में, ठीक है। और श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थौल टिहरी, ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही है, टिहरी में बहुत ज्यादा है नहीं बच्चों, आपको ये आप एक बार इसी तरीके से इसको रिवीजन करना, ठीक है। क्रैश कोर्स की 5वीं क्लास के अंदर फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने में कौन कौन से अनाज कितना रुपया मिलता है, कौन कौन से इसके लाभार्थी हैं, कब ये अधिनियम आया था, ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी, आप इसको एक बार रिवीजन करना। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।